की शुरुआत होती है एक सुनसान मार्केट से, जहां हम एक फैमिली को देखते हैं जो बिल्कुल चुपचाप खामोशी से जरूरत का सामान इकट्ठा कर रही होती है। ये लोग इतने ज्यादा डरे हुए थे कि एक दूसरे से बात तक नहीं कर पा रहे थे, बस इशारों से एक दूसरे को समझा रहे थे। आखिर कुछ तो था जो उन्हें बिल्कुल खामोश रहने पर मजबूर कर रहा था। इस फैमिली का लीडर है ली और उसकी वाइफ का नाम एवलिन है। यहाँ उनकी बड़ी बेटी रीगन जो बचपन से सुन नहीं सकती थी, और उनके दो बेटे मार्कस और बो होता है। बो उम्र में छोटा होता है, इसीलिए वो ज्यादा चीजें नहीं समझ पाता। वो ऊपर अलमारी में एक टॉय रॉकेट देख लेता है। जैसे ही वो रॉकेट को उठाने वाला होता है तो वो रॉकेट उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरता है। ये देखकर सबके गले में सांसें अटक जाती हैं, लेकिन ऐन वक्त पर रीगन जल्दी से उस टॉय रॉकेट को कैच कर लेती है और सबकी जान बचा लेती है। ली सबको इशारों में समझाता है कि शाम होने वाली है, हमें जल्द से जल्द घर लौटना होगा, नहीं तो हम खतरे में पड़ सकते हैं। तभी इनका 4 साल का बेटा वही टॉय रॉकेट फिर से उठा लाया। उसे देखकर सभी दहशत में आ गए, क्योंकि ये रॉकेट बैटरी से चलने वाला था, जिसे ऑन करते ही शोर मच सकता था। ली अपने बेटे के हाथ से वो रॉकेट लेके उसकी बैटरी निकालकर टेबल पर रख देता है। इसके बाद वो सभी घर के लिए निकलने लगे, लेकिन बो उस रॉकेट को साथ ले जाने की बार बार जिद कर रहा था। इसलिए रीगन चुपके से इस बिना बैटरी वाले रॉकेट को उसके हाथ में थमा देती है और वो भी स्टोर से बाहर आ गई। पर तभी उस बच्चे ने रॉकेट की बैटरियां भी उठा ली। इसके बाद ये चारों लाइन से घर की तरफ निकल पड़े। तब हम देखते हैं कि रोशनियों से चमकने वाला ये शहर कभी गाड़ियों के शोर और इंसानों की भीड़ से भरा रहता, मगर आज ये शहर पूरी तरह से वीरान और सन्नाटे में डूबा हुआ है। यहाँ इंसान तो दूर बल्कि परिंदों की भी आवाज नहीं सुनाई देती। हर तरफ एक खौफनाक सी खामोशी छाई हुई है। पूरी दुनिया में अब कमतर ही लोग जिंदा बचे हैं, जिनमें ये 5 लोग भी शामिल हैं। यहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने लाइन से अपने घर तक रेत बिछाया हुआ है और ये लोग इस पर नंगे पांव चल रहे थे ताकि कदमों की भी आहट न हो। वहीं मासूम बो रीगन के पीछे था। वो रॉकेट को लेकर बहुत खुश था। तभी बो ने रॉकेट में बैटरी लगाकर उसे ऑन कर दिया, जिससे उस रॉकेट में म्यूजिक बजने लगा। रीगन सुन नहीं सकती थी, इसलिए आवाज पर उसका ध्यान ही नहीं गया, लेकिन जब ली और एवलिन ने उसे सुना तो वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए। तभी अचानक घने जंगलों के बीच से निकलकर गोली की रफ्तार से भागता एक खौफनाक मॉन्स्टर बो की तरफ बढ़ने लगा। ली जल्दी से खिलौने को बंद करने के लिए बो की तरफ तेजी से दौड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो मॉन्स्टर बो को अपने साथ ले गया। उसके बाद हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। ली और उसकी फैमिली ने इस हालात में जीना सीख लिया था। ली ने अपने घर में एक रिसर्च रूम बना लिया था, जहां उसने उस मॉन्स्टर के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली थी। यहाँ हमें पता चलता है कि वो खौफनाक मॉन्स्टर जो बिल्कुल धीमी सी आवाज को भी कई किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर लेता है। अच्छी बात ये थी कि वो मॉन्स्टर पूरी तरह से अंधे थे, लेकिन उनकी सुनने की ताकत इतनी तेज थी कि वे हवा में जरा सी वाइब्रेशन और धीमी से धीमी आवाज को भी महसूस कर सकते थे। अगर कोई इंसान जोर से सांस भी ले तो उसे भी महसूस करके ये मॉन्स्टर बिजली की रफ्तार से उसकी ओर दौड़ पड़ते थे और उस इंसान को कुछ ही सेकंड में खत्म कर देते थे। साथ ही साथ इन मॉन्स्टर्स की चमड़ी लोहे से भी ज्यादा मजबूत थी, जो उन्हें बंदूक की गोली और किसी भी हथियार से प्रोटेक्ट करती थी। दरअसल आज से 1 साल पहले ये मॉन्स्टर स्पेस से आए एक मेट्रॉइड के जरिए इस धरती पर आए। ये मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा तेज रफ्तार थे कि कुछ ही वक्त में ये पूरी धरती में फैल गए और इस दुनिया से लगभग सभी इंसानों का नामो निशान मिटा दिया। इन मॉन्स्टर्स से बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, और वो था बिल्कुल शांत रहना, जो कि ली और उसकी फैमिली ये राज जान चुके थे। इसलिए उन्होंने खुद की पूरी तरह से सेफ्टी कर ली थी। ली ने अपने घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास लगा दिए थे ताकि मॉन्स्टर के आने की खबर उनको लग सके। साथ ही उसने सीढ़ियों और रास्ते में कदम रखने वाली जगह पर एक खास तरह के निशान लगाए थे ताकि उन क्रीचर्स को उनकी पैरों की आहट भी ना आ सके। और ली ने अपने घर में एक अंडरग्राउंड बंकर भी बनाया था, जहाँ ये इन मॉन्स्टर्स पर रिसर्च करता था। उसने ये भी पता लगा लिया था कि इस इलाके में कुल 3 मॉन्स्टर मौजूद हैं। अब ली उन मॉन्स्टर की कमजोरी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ ली रेडियो के जरिए पूरी दुनिया में हेल्प का सिग्नल भेज रहा था, लेकिन अब तक उसका किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पाया था। यहाँ हमें पता चलता है कि एवलिन प्रेग्नेंट है और जल्द ही वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। अब क्योंकि ये बच्चा पैदा होने पर रोने लगेगा, इसलिए उन्होंने अपने आने वाले बच्चे के लिए एक साउंड प्रूफ बॉक्स बना लिया है, ताकि जब भी अगर बच्चा रोए तो उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क रखकर उसे उस बॉक्स में छुपा दें, जिससे उस मॉन्स्टर को बच्चे की रोने की आवाज नहीं आएगी। इस मुश्किल हालात में मॉन्स्टर से बचने के लिए रेडी रहना बहुत जरूरी था, लेकिन ली की बड़ी बेटी रीगन सुन नहीं सकती थी और ये कमी उसके लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती थी। इसलिए ली इसकी
इस कमी को दूर करने की कोशिश में था। ली अपनी बेटी रेगन के लिए एक कॉक्लियर हीरिंग एम्पलीफायर बनाता है और ली वो एम्पलीफायर रेगन को दे देता है। लेकिन रेगन इस एम्पलीफायर को लेकर खुश नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि हमेशा की तरह ये एम्पलीफायर भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ली अपनी बेटी रेगन के लिए पहले भी कई एम्पलीफायर बना चुका था। इसलिए रेगन पहले तो इस एम्पलीफायर को गिरा देती है, लेकिन जब वह उस एम्पलीफायर को टेस्ट करती है तो ये एम्पलीफायर काम कर रहा होता है। बाहरी दुनिया की आवाज सुनते ही वो खुशी के मारे रोने लगती है और साथ में रेगन को अपने छोटे भाई की याद भी आती है। रेगन आज भी खुद को अपने भाई की मौत का जिम्मेदार ठहराती है। इससे लगता है कि अगर उस दिन वो अपने भाई को टॉय रॉकेट नहीं देती तो आज उसका भाई जिंदा होता। रेगन अपने पिता के काम में हाथ बटाकर खुद को साबित करना चाहती थी, इसलिए रेगन अपने पिता के अंडरग्राउंड बंकर की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी उसके पिता उसे रोक लेते हैं और उसे अंदर जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि एक साल पहले रेगन के अपने छोटे भाई को टॉय रॉकेट देने की गलती की वजह से अब वो रेगन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। उसे डर लगता है कि नीचे अंडरग्राउंड बंकर में माइक्रोफोन, रेडियो और भी कई सारी चीजें हैं। अगर गलती से भी रेगन का हाथ किसी ऐसी चीज के साथ लग गया जो साउंड क्रिएट करती हो तो हमारी जान खतरे में पड़ सकती है। अगले दिन ली अपने बेटे मार्कस के साथ मछलियां पकड़ने नदी पर जा रहा होता है। रेगन भी उनके साथ जाना चाहती थी। रेगन ली से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो, पर ली ने उसे अपने साथ ले जाने से मना कर दिया। वो रेगन से कहता है कि तुम्हारी माँ घर पर अकेली है, इसलिए तुम घर पर अपनी माँ का ख्याल रखो। जिसके बाद ली मार्कस के साथ नदी की तरफ निकल गया। ये बात रेगन को बहुत ज्यादा बुरी लगती है और वह नाराज हो जाती है। उसे लगता है कि उसके पिता उसे प्यार नहीं करते, इसलिए वह अपना बैग पैक करके वह भी घर से कहीं निकल गई और सीधा उस जगह पर आई जहां पर उसके भाई को मॉन्स्टर ने मार डाला था। वह अपने भाई के कब्र के पास लेटकर रोने लगती है और कुछ ही देर में यहीं पर रेगन की आंख लग जाती है। दूसरी तरफ एवलिन घर पर बिल्कुल अकेली थी। कुछ देर बाद वो बेसमेंट से कपड़े धोकर उन्हें बोरी में भरकर बाहर ले जा रही थी। तभी सीढ़ी पर लगा एक कील उस बोरी में फंसकर सीधा हो गया। वह नुकीला कील ठीक उनके पैर रखने की निशान पर था, पर एवलिन उसे देख नहीं पाई। उधर ली और मार्कस मछली पकड़ने में लगे थे। कुछ देर बाद ली अपने बेटे मार्कस को एक झरने के पास ले आता है और ली अपने बेटे से कहता है कि यहाँ तुम बात कर सकते हो, क्योंकि पानी के झरने की वजह से तुम्हारी आवाज उसमें हाइड हो जाएगी और तुम्हारी आवाज उस मॉन्स्टर तक नहीं पहुंच पाएगी। अब तुम खुलकर बात कर सकते हो। वो दोनों झरने के पास बैठकर बातें करने लगते हैं। मार्कस पूछता है क्या वो बो की मौत का जिम्मेदार रेगन को मानते हैं, जिस पर ली जवाब देता है कि जो कुछ भी बो के साथ हुआ उसमें किसी की भी गलती नहीं थी। लेकिन मार्कस ली को बताता है कि रेगन आज भी बो की मौत का जिम्मेदार खुद को ठहराती है, इसलिए तुम्हें रेगन को ये बात बतानी चाहिए कि उस दिन तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। इसी दौरान एवलिन ने अपने